आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा कुंवर नारायण जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय, दूसरा बिंदु होगा कविता का परिचय, तीसरा बिंदु होगा कविता का सारांश एवं चौथा एवं आखिरी बिंदु होगा कविता का व्याख्या, जिसको हम लोग पूरे कविता को 3 भागों में विभाजित करके उसके प्रत्येक भाग का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के विचारणीय बिंदु का प्रथम बिंदु, कुंवर नारायण जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार आदि है। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। काव्य संग्रह इनका चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, प्रबंध काव्य है इनकी आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, सामान्य मेरे साक्षात्कार। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता से परिचित होने का प्रयास करते हैं। कविता के बहाने कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का
एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम है, परंतु कविता का क्षेत्र असीम है। उसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु, पंछी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है। आज का अंतिम पड़ाव पूरी कविता की व्याख्या, जिसको हम लोग 3 भागों में करके देखेंगे, जिसके तहत संदर्भ होगा, प्रसंग होगा और पंक्तियों की व्याख्या होगी तथा उन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य होगा। आइए पुस्तक को देखें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। आइए इन पंक्तियों के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखें। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देखें। कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना मनोरम बन पड़ी है। कवि ने चिड़िया की लाचारी और बेचारगी दिखलाकर कविता की उड़ान की महिमा गाई है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में काकू वक्रोक्ति है। इसमें चिड़िया की सीमितता का तिरस्कार किया गया है। चिड़िया क्या जाने
में प्रश्न अलंकार है। इसमें मानवीकरण का पुट भी है। चिड़िया से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध। इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने, जाने, माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में रॉ की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इसमें चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान के सामने तुच्छ और हे कहा गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। चिड़िया क्या जाने में जो अनंत तिरस्कार है वह मनोरम है। कविता अरूप है, काल्पनिक है, चिड़िया प्रत्यक्ष है, साकार है। इन दोनों की तुलना मनोरम बन पड़ी है। पुनः पुस्तक देखें। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। आइए इसके संदर्भ को देख लें। प्रस्तुत काव्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इसके प्रसंग को देख लें। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझें। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। आइए अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देख लें। कविता और फूल की तुलना बहुत मनोरम बन पड़ी है। कविता की तुलना में फूल कितना बेचारा है, ससीम है। कविता कैसी अनंत है, यह दिखाने में कवि पूर्णतया सफल है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में काकू वक्रोक्ति है। इसमें फूल की बेचारगी का तिरस्कार है। फूल क्या जाने में मानवीकरण का भी पुट है। फूल से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध। इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने, जाने, माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में रॉ की आवृत्ति से
अनुप्रास अलंकार है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में लौ की आवृत्ति से अनुप्रास है। पुनः पुस्तक की ओर ध्यान दें। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। आइए इसके संदर्भ को देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इसके प्रसंग को देख लें हम लोग। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। आइए इन पंक्तियों के व्याख्या को देखें। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। आइए अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देखें। जो अभी हम लोग पंक्तियां पढ़े, इन पंक्तियों में सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों में बच्चों में पाई जाने वाली स्वाभाविक आत्मीयता, एकता और निष्पाप दृष्टि का सम्मान किया गया है। बच्चा ही जाने शब्द प्रयोग में बताया गया है कि बच्चे और कवि दोनों सोच विचार कर अभेदता नहीं दर्शाते। यह तो उनका सरल स्वभाव होता है। कवि ने बच्चों की क्रीड़ा और कवियों की क्रीड़ा दोनों को समान रूप से सम्मान दिया। दोनों अपने पराये का भेद भूलकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध। इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। बाहर भीतर इस घर उस घर में रौ की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना जो कुंवर नारायण जी की है, कविता के बहाने, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने कवि परिचय, कविता का परिचय, कविता का सारांश एवं कविता की व्याख्या की, जिसके तहत संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।